सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स इशूड कहाँ से देखना है। तो अगर हमने ये बैलेंस हमने रिपोर्ट खोली तो इसके सबसे एंड पर जाना है। यहाँ पर हमारे पास होगा ऐसे ये लिखा हुआ होगा, इधर हमारे पास जो टोटल होगा ना ये हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स इशूड आ जाएंगे। इसके बाद नंबर ऑफ़ शेयर्स हेल्ड बाय लार्जर शेयर होल्डर। तो इसी में जो सबसे एंड पर होगा ना यहाँ पर अगर 1 लिखा हुआ तो ये जो इसके पास होंगे ना तो ये सबसे ज़्यादा होंगे। इसके बाद नंबर ऑफ़ शेयर्स हेल्ड बाय टॉप 5 शेयर होल्डर्स। तो अब गिन लेना यहाँ से 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जाकर फिर इन 5 की है ना ऐड कर लेना। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स हेल्ड बाय टॉप 5 शेयर होल्डर्स आ जाएगा। अब इसके बाद है नंबर ऑफ़ शेयर्स हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स और जनरल पब्लिक। तो ये अगर हमारे पास अगर किसी के पास ऐसी रिपोर्ट ऐसा मतलब कि फॉर्मेट है तो वो यहाँ से इंडिविजुअल्स का लिख सकता है। लेकिन अगर किसी के पास फॉर्मेट में ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी इंडिविजुअल्स लिखे हुए हैं। अगर उसके यहाँ पर डिवीजन हुई हुई है लोकल और फॉरेन तो लोकल और फॉरेन को मिलाकर है ना उसने यहाँ पर लिख देने हैं। फिर नंबर ऑफ़ शेयर्स हेल्ड बाय फॉरेनर्स। अगर यहाँ पर फॉरेन कंपनीज़ और यहाँ पर इंडिविजुअल्स में भी फॉरेन लिखे हुए हैं तो फॉरेन कंपनीज़ और इंडिविजुअल्स को मिलाकर है ना नंबर ऑफ़ शेयर्स हेल्ड बाय फॉरेनर्स लिखने। मेरी रिपोर्ट में फॉरेनर्स थे ही नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखे। अगर यहाँ आगे है नंबर ऑफ़ शेयर्स हेल्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसके अंदर NIT ICP इसके बाद पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ एंड बैंक DFI ये सारे है ना हमने ऐड करके लिखने हैं। बैंक हो JDFI जो NBFI इंश्योरेंस कंपनी मुदारबा म्यूचुअल फंड्स एंड अदर्स। तो यहाँ पर हमने लिख देना है। अब नंबर ऑफ़ शेयर्स हेल्ड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब यहाँ पर उसने ना जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना ज़्यादातर वो यहाँ पर दे देता है जॉइंट स्टॉक कंपनीज। आप देख लेना अगर आपकी रिपोर्ट में ये दोनों हों तो लिख लेना। अगर तो यहाँ से लिख लें जॉइंट स्टॉक कंपनीज और यहीं से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लिख लेना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस कंपनीज म्यूचुअल फंड और अदर इन सारों को मिलाकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हो जाएगा और जॉइंट स्टॉक कंपनी का जॉइंट स्टॉक कंपनी में। लेकिन जिसके पास ऐसा नहीं है और ऐसा है तो फिर उसको यहाँ से प्रॉब्लम होगी। तो वो अभी इसको क्योंकि इसी में जॉइंट स्टॉक कंपनी के शामिल है तो ये है ना ये तो पहले वो लिख देगा ना कि सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तो उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी को अभी वो छोड़ दे। उसके बाद है एसोसिएटेड पेरेंट कंपनी। तो हमारी इसी रिपोर्ट में एसोसिएटेड कंपनीज होंगी उसका टोटल है ना यहाँ पर लिखा हुआ होगा तो वो लिख देना। उसके बाद नंबर ऑफ़ शेयर्स हेल्ड बाय फैमिली मेम्बर्स। तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ W आबिद से W अब्बास से तो पता चल जाता है कि ये किसके फैमिली मेम्बर्स है और हम उसको ऐड करके इन दोनों को ऐड करके वो लिख देंगे। अगर यहाँ पर इन फैमिली मेम्बर ऐसा कुछ नहीं लिखा तो फैमिली मेम्बर्स में 0 आएगा। जो यहाँ पर चीज़ आएगी वो यहीं पर आएगी। उसके बाद नंबर ऑफ़ शेयर्स हेल्ड बाय एग्जीक्यूटिव्स। तो ये भी हमारा इसी में एग्जीक्यूटिव्स के नाम से होगा। अगर नहीं लिखा तो नल है तो 0 लिख देना। उसके बाद नंबर ऑफ़ शेयर्स हेल्ड बाय डायरेक्टर्स। तो ये ना टोटल होगा ये जो डायरेक्टर CEO एंड स्पाउसेस इसका टोटल जो होगा ना वो लिखना है। चाहे फैमिली मेम्बर्स के पास हैं लेकिन वो भी तो डायरेक्टर्स के ही है ना मतलब कि फैमिली मेम्बर्स है ना तो वो समझो फैमिली डायरेक्टर्स के पास ही हैं तो इसका टोटल यहाँ पर लिख देना। फिर CEO का जो CEO होगा उसका नाम देख लेना कि CEO कौन है। हम मेरे में आबिद सही थे तो उसके देखा कि इतने हैं और यहाँ पर मैंने लिख दिए। उसके बाद लार्जेस्ट डायरेक्टर भी क्योंकि CEO भी डायरेक्टर में शामिल था तो फिर हमने देखा कि सारों में से सबसे ज़्यादा किसके हैं वो CEO के मेरे हैं तो मैंने वही लिख दिए। लेकिन किसी और के दूसरे भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल ब्लॉक होल्डर में हमने देखना है कि यहाँ पर इसी के नीचे ये होगा कि शेयर होल्डिंग्स अगर 5% से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है रिपोर्ट में कि हमने सैलरी बोनस और ये चीज़ है तो इसके ऊपर होगा हमारा।
ये मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अगर आपका यहाँ पर बीच में कोई चीज़ मिसिंग है तो वहाँ पर ज़ीरो लिख दो। अब मेरे यहाँ पर इसमें लिखा हुआ कि उसकी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन और अलाउंसेस इतने हैं, तो मैंने यहाँ पर बस वो लिख दिए 3295 और 3295.000। उसके बाद पर्क में हमने ना ये जो टोटल है ना इसको लेस करना है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन से, तो हमारा पर्क आ जाएंगे सारे। इसके बाद आ गई हमारी स्टॉक ऑप्शंस और परफॉर्मेंस प्लान। अगर हमारा यहाँ पर परफॉर्मेंस लिखा हुआ होता या स्टॉक के बारे में कुछ लिखा होता तो हम वो लिख देते और फिर पर्क में से भी है ना वो लेस कर देते, लेकिन नहीं लिखा हुआ था इसलिए यहाँ पर ज़ीरो। सैलरी और बोनस ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर उसने लिखे हुए हैं अमाउंट, उन्होंने फ़ी कितनी दी है और वो लिख देना है। अगर एग्जेक्टिव्स के बारे में लिखा हुआ है तो लिख देना, अगर नहीं लिखा तो नहीं लिखना, और अगर नंबर और नीचे ही नंबर ऑफ़ एग्जेक्टिव्स होंगे और वही लिखने हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना, एज इट इज़ अमाउंट जितनी जितनी है उतनी उतनी लिख देनी है। अगला हमारे पास हो गया मार्केट प्राइस पर शेयर। ये कहाँ से देखना है, ये हमारे पास ये मार्केट से रिकॉर्डर है, बिजनेस रिकॉर्डर वेबसाइट। इधर से ना हमने ना देख सकते हैं कि कितनी कितनी अमाउंट है। इस वेबसाइट का मैं लिंक है ना अभी सेंड कर देती हूँ। उसके अलावा फिर हमारा आ जाएगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयज़। लेकिन मार्केट प्राइस में एक हमारे पास मुश्किल होगी कि मार्केट प्राइस में हमने ना, अगर मैंने यहाँ पर देखो निकाला 2021 का ही देख लेता, मैं 2021 जून का निकाला, जून 30, तो यहाँ पर और यहाँ पर वो टेबल भी रहेगा और डेली का भी रहेगा। तो हमने जून का निकालना है, तो हाँ लेकिन है ना ये जून का पहले सबसे पहले मैंने देख लिया एंड पर। तो जून 30 पर इसकी अमाउंट कितनी आ गई, 10.58। तो वो जाकर मैंने ओपन जो होती है ना वो वाली, या फिर एवरेज अपनी मर्ज़ी से एवरेज लिख देना 10.45। तो ये ना जाकर हमने एवरेज लिख देनी है, ठीक है, एवरेज वाली लिखनी है और कुछ नहीं लिखनी। उसके बाद हमारा है ना, अगर किसी का जून 30 पे एंड नहीं हो रहा, वो कहे जून 28 जून ऐसे कुछ, तो वो उसका भी लिख सकता है, ठीक है, क्योंकि है ना कभी कभार वो अपनी रिपोर्ट्स में देखते नहीं है। मैं कुछ रिपोर्ट्स में जून 30 का नहीं है, जून 27 जून 28 या जून 29 तक का भी होगा ना, वो भी लिख सकते हैं फिर हम, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस आ जाएगी 2021 की, यहाँ पर आ जाएगी, फिर 2020 की, ऐसे आप निकालते रहना। उसके बाद हमारे आगे डेप्रीसिएशन, कैश डिविडेंड, बोनस डिविडेंड और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो ये सिंपली है ना जो हमें सर ने भेजी थी ना, कि मतलब कि मैंने ये जो रिपोर्ट्स भेजी हैं इसके अंदर से ना हम देख सकते हैं। यहाँ पर पहले आप सर्च करो अपनी कंपनी, मेरी अगर पाकिस्तान पेपर है, पाकिस्तान पेपर मैंने सर्च की तो यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा। एंड पर ये आ गया। तो इसके अंदर है ना हमने ये रोशन क्या हो गया, ये इसके अंदर हमारा आ जाएगा। यहाँ से हम कैश डिविडेंड लिख सकते हैं, यहाँ से हम बोनस डिविडेंड लिख सकते हैं। ये जो कैश डिविडेंड, बोनस डिविडेंड यहीं से लिख लो आप लोग। और इसके अलावा इसके अंदर से हम डेप्रिसिएशन का भी लिख सकते हैं, और ये जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वगैरह ना यहाँ से ही लिख लो, ठीक है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट, डेप्रिसिएशन, बोनस डिविडेंड और डिविडेंड कैश, तो ये लिख ले जाएंगे। यहाँ पर फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वाले रिटायरमेंट बेनिफिट्स है ना वो नहीं लिखने हमने। फाइनेंशियल कैश फ्लोज मैंने बता दिया था, कुछ लोगों ने ना अपनी फाइनेंशियल कैश फ्लोज को है ना अपना कंफ्यूज कर ही जा रहा है। तो मैं पहले बता दूँ, ये जो फाइनेंशियल कैश फ्लोज हैं
ये जो हमारे इसके नीचे आएंगे, देखो ये जो यहाँ पर है ना, नेट कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये जो अमाउंट अगर प्लस में तो प्लस में लिखना, माइनस में तो माइनस में लिखना, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के यहाँ से आएंगे। इसके बाद जो हमारी आ गई फाइनेंशियल कॉस्ट, वो हमने लिख दी हमारी यहाँ से फाइनेंशियल कॉस्ट। ये जो फाइनेंशियल कॉस्ट है हमारी इसी में आएगी। फाइनेंस कॉस्ट कहाँ पर गई, इसके अंदर ये फाइनेंस कॉस्ट आ गई। ये हमने है ना यहाँ पर लिख दी, पॉजिटिव में ही लिखनी है फाइनेंशियल कॉस्ट। हमारी अदर एक्सपेंसेस, अब ये देखो यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस के नाम से होगा, अदर एक्सपेंसेस नहीं लिखे हुए तो वहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। ये जो अदर ऑपरेटिंग इनकम होगी या अदर इनकम, तो ये हमने अदर इनकम वाले पार्ट में लिखना है। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये कैसे करना है। अब हमारे पास है एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। तो जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, इसको है ना हमने ना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में करना है। किसी के लोगों, ज़्यादातर लोगों के है ना यहाँ पर उन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है, लेकिन उसके ऊपर फाइनेंस कॉस्ट लिखी हुई है। तो आपने क्या करना है कि फाइनेंस कॉस्ट को प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में ऐड करना और फिर लिखना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट शामिल होता है, इसलिए हम उसे EBIT, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन को EBIT नहीं कह सकते इसलिए। और वो जो फाइनेंस कॉस्ट है उसमें से हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन ऐड करेंगे तो हमारा EBIT आएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये यहाँ पर किसी का टोटल दिया हुआ होगा या किसी का टोटल नहीं दिया हुआ होगा। अगर नहीं दिया हुआ तो हम सिंपली फार्मूला लगा लो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, मैं बता देती हूँ। सेलिंग एंड मार्केटिंग, एडमिन और जनरल को है ना ऐड करके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बनेंगे। सेलिंग एंड मार्केटिंग के जो टोटल होंगे ना, यहाँ पर जैसे कि लिखे हुए हैं सेलिंग एंड मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये एज इट इज़ उठा कर है ना लिख देना, माइनस ना डालना बीच में। और एडमिनिस्ट्रेटिव में भी है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी है ना हमने सिंपली है ना यहाँ से ही उठा कर लिख देना है। लेकिन अगर फिर हमने इनके नोट्स में जाना है, नोट्स में रिसर्च को देखना है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर होंगे तो यहाँ पर लिख देना, नहीं होंगे तो ज़ीरो लिख देना। और एडवर्टाइजिंग को हमने सेलिंग एंड मार्केटिंग में से जाकर देखना है। लेकिन ये जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फॉर्मूला आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है AM10, AN10, AO10, तो इसमें सिर्फ ये चीज़ आएंगी, सेलिंग, एडमिन और जनरल में अगर किसी का लिखा हुआ है जनरल तो लिख देंगे, या फिर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखा होगा। नहीं तो ये जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन फ़ंड और वेलफेयर फ़ंड है ना, ये दोनों मिलाकर है ना हमारे जनरल बन जाएंगे अगर किसी के लिखे हुए हैं अलग से, वरना अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से होंगे। उसके अलावा मैं सर ने हमें मना कर दिया था कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म ऑल पेबल है ना वो नहीं लिखना है। अकाउंट पेबल को लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या क्या लिखना है, तो हमने अकाउंट पेबल में सिर्फ ट्रेड के यहाँ पर जो है ना क्रेडिटर्स, एक्रूड एंड अदर लाइबिलिटीज़, सिर्फ यही एज इट इज़ अमाउंट उठा कर है ना यहाँ पर अकाउंट पेबल में लिख देनी है। उसके अलावा इसका सारा कुछ हो गया है और किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है ना इसके अलावा।